हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू एसआरपी स्टोरीज, जहाँ पे इस हफ्ते हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड केस की बात कर रहे हैं, नॉट ऑन एसआरपी चैनल। इसका भी एक रीज़न मैं बताता हूँ बाद में। एंड दिस इज़ द केस ऑफ पी डिडी। नाउ मैं इस वीडियो में जितनी भी चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, सबसे पहले तो वो सारे के सारे आर्टिकल इस स्क्रीन पे दिखेंगे, तुम्हारी स्क्रीन पे दिखेंगे तुम्हें। द सेकंड थिंग इज दैट मैंने पर्पसफुली इस वीडियो में सारे यूज़ किए गए आर्टिकल्स को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यू गाइज वोंट बिलीव मी व्हेन आई से दिस थिंग, बट नोटिस करा तुम लोगों ने ये चीज़ कि इंडिया में जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं जो भी इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, आई एम नॉट कॉलिंग देम आउट, बट दे डिड नॉट और आर नॉट एक्टिवली टॉकिंग अबाउट दिस केस, क्योंकि हमारा जो स्पेस है वो भी बाकी लोगों से कनेक्टेड है एंड इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू द कंपनीज दैट आर और दैट आई एम गोना टॉक अबाउट इन दिस केस। सो इसीलिए थोड़ा बहुत गड़बड़ ना भी हो, दैट इज़ द रीज़न वाई दोज पीपल और लाइक इवन स्मॉलर यूट्यूबर्स दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस केस, बट मैं हूँ। सो फॉर दैट रीजन ओनली आई हैव प्रोवाइडेड ऑल द लिंक्स इन माई डिस्क्रिप्शन। प्लीज़ गो प्रूफ रीड देम इफ़ यू वॉन्ट टू एंड जस्ट सी फॉर योर सेल्फ कि मैं किस बारे में क्या बात कर रहा हूँ। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, मुझे पता है कि तुम लोग को इस केस में एक बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात करनी है। अगर तुम चाहते हो कि मैं उस बारे में मैं एक वीडियो बनाऊं, देन डू लेट मी नो, लेकिन वो वीडियो सिर्फ स्पेकुलेशन वाली होगी। सो आई कैन नॉट प्रोवाइड यू एविडेंस। जैसे अभी मैं न्यूज़ आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूँ, आई वोंट बी एबल टू प्रोवाइड दोज थिंग्स टू यू इन दैट वीडियो, बट वी कैन मेक अ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस पीडीडी केस इन दैट वन। लेकिन उन सबसे पहले, क्योंकि मैं अपने आपको खतरे में डाल रहा हूँ, तो आई हैव टू प्रमोट माई न्यू सॉन्ग जिसका नाम है हाई, एंड इट इज़ अवेलेबल ऑन एवरी सिंगल प्लेटफॉर्म राइट नाउ। मैं किसी भी लेबल से साइन नहीं हूँ, आई एम एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। सो अपना म्यूजिक किसी भी प्लेटफॉर्म पर लाना या फिर अपने म्यूजिक को सुनवाना किसी भी लोगों के लिए, इट डज टेक अ लॉट ऑफ मनी। आई डोंट इवन हैव द मनी, सो मैं यहीं पे अपना म्यूजिक प्रमोट करूंगा। इट इज़ अ हॉरर पॉप सॉन्ग। मुझे लगता है तुम लोगों ने हिंदी में हॉरर पॉप नहीं सुना होगा, सो प्लीज़ गो ट्राई टू लिसन टू इट। इट विल बी वेरी फन फॉर यू एंड हियर इज अ स्निपेट ऑफ माई सॉन्ग जिसका नाम है हाई। Laid back, broad chest, good sex. I got everything you seek, everything you need. अगेन ये सॉन्ग अभी हर एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। गो टाइप इट आउट HIH, एंड अगर तुम लोग इसे सर्च करते हो तो इट विल कम अप ऑन एवरी सिंगल प्लेटफॉर्म राइट नाउ। आई थिंक इट इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑल्सो राइट नाउ, सो गो लिसन टू इट देयर, गो मेक रील्स विद इट, गो टैग मी ऑन इट एंड या आई डोंट होप, आई एम 100% श्योर कि तुम लोग को ये गाना पसंद आएगा। बट लेट्स स्टार्ट with P Diddy's case now. हम सब जानते हैं कि अमेरिका की हॉलीवुड कितनी ग्लैमरस और जानी मानी इंडस्ट्री है। इवन अमेरिका की म्यूज़िक इंडस्ट्री को भी हॉलीवुड के कारण वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन मिल पाया है और वहाँ के आर्टिस्ट दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आर्टिस्ट में काउंट होते हैं। एंड आई एम श्योर कि तुम लोग भी उनके म्यूजिक को ऑन अ रेगुलर बेसिस सुनते होंगे एंड तुम में से कई सारे लोग इन आर्टिस्ट को, इन एक्टर्स को आइडियलाइज करते होंगे, अपनी इंस्पिरेशन मानते होंगे। लेकिन इन स्टार्स की चकाचौंध लाइफ को देखकर हम लोग कई बार ये चीज़ भूल जाते हैं कि ये सारे के सारे स्टार्स इंसान ही हैं, एक ऐसे इंसान जो कि एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस गेम का पार्ट है। एक ऐसा गेम जिसमें रूल्स वही बनाता है जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा, पावर और इन्फ्लुएंस होता है। एंड एक बार अगर कोई इस गेम में घुस गया तो उसका निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। यू मस्ट हैव हर्ड कि पीपल सेल देयर सोल्स टू द डेविल सो दैट वो अपनी लाइफ में फेम और सक्सेस अचीव कर सकें। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि ये जो डेविल है, इट रियली एग्जिस्ट्स इन दिस वर्ल्ड, जिसके चंगुल में फंसने के बाद लोगों के पास फेम और पैसा तो आ जाता है, लेकिन देयर सोल्स आर हेल्ड कैप्टिव बाय हिम। एंड ये जो तुम डेविल इमेज अभी सोच रहे हो, ये कोई आत्मा या फिर एक भेस नहीं है। आज हम एक ऐसे ही इंसान या फिर इंसान के रूप में मौजूद डेविल के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम था शॉन जॉन Combs, also known as P. Diddy. Disgraced rapper Sean Combs. Musician Sean Diddy Combs. Developing at 5, music mogul Sean Diddy Combs back inside a federal courtroom here in New York. All right, a trial date's now been set for May 5th next year. शॉन जॉन कोम्स का जन्म 4 नवंबर 1969 को न्यूयॉर्क में हुआ था। उसका बचपन
टिपिकल नहीं था। वो वायलेंस, क्राइम और ट्रेजेडी से भरा हुआ था। सिर्फ 3 साल की उम्र में उसके पिता मेल्विन कोम्स की मारकर हत्या कर दी गई थी क्योंकि वो इलीगल ट्रेल्स में शामिल थे। इस घटना का शॉन के माइंड पर बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ा था। शॉन की माँ एक सिंगल मदर फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कई जॉब्स करा करती थी, जिसके कारण वो शॉन पर पूरा ध्यान नहीं दे पाती थी। इस एनवायरनमेंट और अपब्रिंगिंग का प्रभाव ये था कि शॉन छोटी उम्र से ही वायलेंस और क्राइम की चीजों से जुड़े नजर आने लगा था। उसका नजरिया और चीजों को हैंडल करने का तरीका भी काफी अलग और काफी अनएथिकल था। बचपन से ही शॉन काफी असर्टिव और इम्पोजिंग था एंड ही एंजॉयड बीइंग इन कंट्रोल। स्ट्रीट्स और गैंग लाइफ के एक्सपोजर ने शॉन को म्यूजिक में डीप इंटरेस्ट दिया, जिसके चलते उसने अपटाउन रिकॉर्ड्स में इंटर्न की तरह काम करना शुरू कर दिया था और अपने टैलेंट से सिर्फ 1 साल में वो वहां का वाइस प्रेसिडेंट बन गया था। लेकिन 1991 में एक बास्केटबॉल इवेंट जिसे शॉन ने ही प्रमोट करा था, उसके दौरान स्टैम्पीड में 9 लोगों की मौत हो गई थी और इस कंट्रोवर्सीज के चलते हुए 1993 में अपटाउन रिकॉर्ड्स ने उसे फायर कर दिया था। नाउ शॉन का इस इवेंट को प्रमोट करना और इन लोगों का मर जाना, क्या इनमें कोई कनेक्शन थे, दैट वी डोंट नो, पर फिर भी उसे अपटाउन रिकॉर्ड से फायर कर दिया गया था। कुछ और लीगल ट्रबल्स के बाद उसने अपना खुद का म्यूजिक लेबल कॉल्ड बैड बॉय रिकॉर्ड्स शुरू करा था और म्यूजिक इंडस्ट्री में पावरफुल फिगर बन गया था वो, जहां उसने कई बड़े आर्टिस्ट के करियर्स को शेप किया था। एंड यू कैन ऑल्सो से दैट ही डिड लॉन्च अ लॉट ऑफ म्यूजिक आइडल्स फ्रॉम दैट। बट रिसेंटली डीडी के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन बाहर निकल कर आई है जिसने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया है। हमने देखा है कि कैसे पास्ट में भी डीडी के अराउंड कितनी सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी, पर हर बार ही हैज मैनेज्ड टू सप्रेस देम एंड स्टे अंडर द रेडार। बट इस बार ये एलिगेशंस काफी ज्यादा सीरियस थे, जिन्हें छुपा पाना डीडी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम था। एक के बाद एक बड़े बड़े नाम डीडी के अगेंस्ट बोल रहे थे एंड वो चाहकर भी इस बार किसी भी एलिगेशन को दबा नहीं सकता था, क्योंकि सोशल मीडिया में कुछ भी नहीं छुपता है। एंड वंस अ थिंग कम्स ऑनलाइन और इज अपलोडेड ऑनलाइन और टॉक्ड अबाउट ऑनलाइन, इट विल नेवर डिसअपीयर। बट इससे पहले कि हम इन एलिगेशंस और डीडी के खिलाफ चल रहे केसेस के बारे में बात करें, हमारा डीडी का पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसका डीडी के अगेंस्ट हुए केसेस पर डायरेक्ट रिलेशन आता है। सो दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू गो डीप डाइव इनटू डीडीज केस। डीडी के टोटल में 7 बच्चे हैं और उसके टोटल में 4 डिफरेंट पार्टनर्स रह चुकी हैं। दरअसल हमेशा से डीडी की लाइफ में और वुमेन काफी बड़ा पार्ट रहे हैं एंड इट वुडंट बी रॉन्ग टू से कि डीडी हैज ऑलवेज बीन अ फिन। डीडी की सबसे पहली पार्टनर एक फेमस मॉडल नेम्ड किम पॉटर थी। 1990s में डीडी के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले भी किम का उनकी पहली शादी से 3 साल का बेटा था, जिसका नाम था क्विंसी टेलर। लेकिन जब किम और डीडी की शादी हुई तो किम के साथ डीडी ने क्विंसी को भी अडॉप्ट कर लिया था। पर जैसा कि मैंने कहा, डीडी वाज अ fiend and you can never expect people like him to be loyal to just one person. इसलिए while he was in relationship with Kim, उसका मीसा हिल्टन नाम की एक फैशन डिजाइनर के साथ भी अफेयर चल रहा था और 1993 में डीडी ने उसके साथ अपने पहले बच्चे जस्टिन कोम्स को भी जन्म दिया था, जिसके बाद 1998 में उसके अपनी वाइफ किम के साथ एक और बेटा हुआ था, क्रिश्चियन कोम्स। देन इन 2006 डिडी और एक बिजनेस वुमन कॉल्ड सारा चैपमैन ने मिलकर चेन्स कोम्स को जन्म दिया था। उसके जस्ट 5 महीने बाद डिडी और किम के ट्विन डॉटर्स डी लीला और जेसी का भी जन्म हुआ था। एंड लास्टली 2022 में उसकी एक मॉडल नेम्ड डैना ट्रेन के साथ भी एक और बच्ची हुई थी, जिसका नाम था लव
शॉन कोम्स। आई नो ये काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा सुनकर तुम्हें, बट दैट्स जस्ट द काइंड ऑफ मैन डिडी वॉज। एंड माइंड यू कि इस पूरे वक्त ये टाइम फ्रेम में एक्सेप्ट हिज लेटेस्ट डॉटर डिडी वॉज कमिटेड टू किम पोर्टर। वाइल डिडी के किम के साथ टोटल 4 बच्चे थे, उसके बाकी के 3 बच्चे दूसरे पार्टनर्स के साथ थे। एंड डिडी और किम के बीच का रिश्ता भी एक शॉर्ट ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप जैसा ही था, क्योंकि उनके पूरे रिलेशनशिप का स्पैन में दैट इज फ्रॉम 1993 टू 2007 उनके बीच ब्रेकअप्स और पैचअप्स काफी ज्यादा कॉमन थे। लेकिन इन 2007 जब किम को डिडी के दूसरे औरतों के साथ अफेयर्स के बारे में पता चला तो उन्होंने डिडी के साथ सारे एग्जिस्टिंग रिश्ते तोड़ दिए और सिर्फ अपने बच्चों के लिए डिडी के साथ एक न्यूट्रल रिलेशनशिप मेंटेन करने का फैसला लिया उन्होंने। एंड दीज आर जस्ट दोज वुमेन जिसके साथ डिडी के बच्चे हुए थे। वी आर नॉट इवन कंसिडरिंग हिज अदर अफेयर्स, बट डिडी की असली कहानी इस ब्रेकअप के बाद शुरू हुई थी। ऑन नवंबर 2023 में जब डिडी की लॉन्ग टाइम पार्टनर कैसेंड्रा वेंचुरा ऑल्सो नोन एज केसी ने सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर डिडी के खिलाफ एक बहुत बड़ा लॉ सूट फाइल कर दिया, जिसमें उन्होंने एलिज करा कि उनके साथ डिडी कई सालों से फिजिकल और इमोशनल शोषण करते आ रहा था। Sean Diddy Combs, a former model, has filed suit accusing the hip-hop mogul of drugging and sexually assaulting her in 2003. It's the 6th lawsuit alleging abuse by Combs. दरअसल केसी की डिडी से पहले मुलाकात 2005 में हुई थी, जब वो सिर्फ 19 साल की थी। एंड एट दैट टाइम डिडी केसी की उम्र का डबल था। उनकी पहली मुलाकात के बाद डिडी ने उन्हें बैड बॉय रिकॉर्ड्स के अंदर साइन कर लिया था और उनका डेब्यूट एल्बम भी रिलीज उसने वहीं से करवाया था। बट इन दोनों का रिश्ता प्रोफेशनल होने के साथ साथ रोमांटिक भी था, क्योंकि 2007 में किम पोर्टर से ब्रेकअप करने के बाद डिडी एंड केसी started dating immediately. डिडी के म्यूजिक लेबल में साइन होने के बाद केसी को फेम मिल रहा था, उनके म्यूजिक के लिए उन्हें ऑडियंस मिल रही थी और उन्हें बहुत सारा पैसा भी मिल रहा था। लेकिन समथिंग वाज नॉट राइट। बहुत जल्द ही केसी को एहसास होने लगा कि डिडी ने उसके लाइफ पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। वो केसी की जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसलों में इंटरफेयर करता था और उसकी हर चाल पर नजर रखता था वो। इट इज सेड कि बिटवीन 2011 एंड 2012 केसी और फेमस रैपर किड क्यूडी के डेट करने के रूमर्स आ रहे थे। एंड अकॉर्डिंग टू केसीज लॉसूट तब डिडी ने ही प्लॉटिंग करके किड क्यूडी की कार ब्लास्ट करवा दी थी। दिस वॉज अ लेवल ऑफ क्रेजी जिसके साथ केसी डील कर रही थी। डिडी भले ही खुद अपनी पार्टनर्स पे दूसरे लोगों के साथ चीट करता था, पर उसको केसी का किसी और के साथ होने की भनक लगना भी इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए उसे मजबूर कर देता था। एंड जस्ट लाइक दैट, शुरुआत में मैंने जो डेविल से डील करने की बात करी थी वो केसी की जिंदगी का सच बन चुका था। एंड डिडी वॉज द डेविल हिमसेल्फ। अकॉर्डिंग टू केसी, उसके पहले एल्बम आने के बाद से ही डिडी ने उसके साथ गलत चीजें करना शुरू कर दिया था। वो उन्हें जबरदस्ती अननोन पिल्स और सब्सटेंस दिया करता था, मेल्स वर्कर के साथ इंटर करवाने के लिए फोर्स करा करता था, while he filmed the entire thing and cucked himself. अगर केसी कभी भी रिफ्यूज करती या फिर अपनी आवाज उठाने की कोशिश करती तो डिडी उसे बहुत बुरी तरीके से पीटता था, जिसे डिडी के स्टाफ भी विटनेस कर चुके थे बहुत बार, पर किसी ने भी कभी भी डिडी को कुछ नहीं बोला। जैसे कि मैंने कहा, डिडी काफी ज्यादा पावरफुल इंसान था एंड केसी का पूरा करियर उसके हाथों में था, उसकी मुट्ठी में था, जिसके कारण वो भी डिडी के अगेंस्ट जाकर कुछ कर नहीं सकती थी। केसी ने 11 सालों से भी ज्यादा समय तक ये सब कुछ चुपचाप सहा। एंड इट ओनली एंडेड इन 2018 जब केसी ने फाइनली डिडी के साथ सारे कॉन्टैक्ट्स कट कर दिए थे। एंड कट फॉरवर्ड टू 2023, केसी फाइनली स्पोक अप अबाउट इट। बट स्टिल लोगों का इन सारी बातों पर या फिर इन सारे एलिगेशंस पर भरोसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उनके सामने कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत, कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं आया था जो कि ये इंडिकेट कर सके कि हाँ डिडी ने सब कुछ करा है। नाउ लेट मी प्रेफेस दिस थिंग, डिडी ने इससे पहले भी बहुत सारी चीजें करी होंगी, लेकिन यहाँ से केसी की स्टेटमेंट से ही डिडी के डाउनफॉल की शुरुआत हुई थी।
लेट्स नाउ कंबाइन दिस विद द फैक्ट कि डिडी ने केसी के साथ आउट ऑफ कोर्ट जाकर सेटलमेंट कर लिया था और उसके ऊपर लगे चार्जेस भी मोस्टली सारे ड्रॉप हो गए थे। तो डिडी और केसी का केस ऑलमोस्ट खत्म हो गया था एंड कहीं हद तक डिडी के ऊपर जो केसी ने सारे एलिगेशंस लगाए थे वो भी कहीं हद तक मिट गए थे। पर कुछ महीनों बाद CNN ने एक 2016 की CCTV फुटेज पब्लिश करी जो कि लॉस एंजलिस के किसी होटल की थी। उस फुटेज में ये क्लियरली विजिबल था कि कैसे डिडी केसी को जानवरों की तरह मारकर अपने होटल में ड्रैग करते हुए ले जा रहा था। ये फुटेज बाहर आते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था एंड एवरीबॉडी रियलाइज्ड कि डिडी एक्चुअली में कैसा आदमी था। इस वीडियो के लीक होने के तुरंत बाद डिडी ने एक अपॉलॉजी भी इशू करी थी, लेकिन एट दिस पॉइंट वो सिर्फ डैमेज कंट्रोल था जो कि मिजरेबली फेल हो रहा था। पर यह सिर्फ एक शुरुआत थी क्योंकि केसी के साथ जो हुआ था इट वाज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। केसी के पब्लिक में आने के बाद एक डोमिनो इफेक्ट सा चलना शुरू हो गया था क्योंकि काफी सारे बड़े नाम सामने आने लग गए थे जो डिडी के रॉन्ग डूइंग्स के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी कनेक्टेड थे। केसी के लॉसूट फाइल करने के कुछ ही दिनों बाद जोई डिकरसन नील, जिनकी डिडी से मुलाकात 1991 में हुई थी, उन्होंने भी लॉसूट फाइल करते हुए शारीरिक और फोर्स के चार्जेस लगा दिए थे डिडी पर। इसी तरह जैन डोई ने भी अपने साथ हुए क्राइम्स को पब्लिकली डिस्कस करा, जिसमें उन्होंने बताया कि 34 ईयर ओल्ड डिडी ने उन्हें सिर्फ 17 साल की उम्र में ट्रैफिक करवाया था और फिर अपने रिकॉर्ड लेबल के एसोसिएट के साथ मिलकर फोर्सफुली उनका शारीरिक किया था। नाउ अभी तक सारे के सारे एलिगेशन जो भी आ रहे थे वो लड़कियों की तरफ से आ रहे थे या फिर औरतों की तरफ से आ रहे थे, पर डिडी के क्राइम्स सिर्फ औरतों या लड़कियों तक सीमित नहीं थे क्योंकि रॉडनी जोन्स जो कि डिडी के म्यूजिक प्रोड्यूसर थे और 2022 से लेकर 2023 के बीच डिडी के साथ ही रहा करते थे और ट्रैवल भी किया करते थे, उन्होंने भी पब्लिकली बताया कि कैसे डिडी उन्हें एक्ट्स करने के लिए फोर्स किया करता था और उन्हें कॉन्स्टेंटली वर्कर्स ढूंढ कर लाने को कहता था। उन्होंने ये भी बताया कि वो डिडी के साथ रहते हुए उन्होंने अपनी आंखों से विटनेस करा था कि कैसे वो अपने विक्टिम्स को अपने पास लूर करता था और फिर उनके ड्रिंक्स या फूड को के साथ स्पाइक करके उन्हें बेहोश कर दिया करता था, जिसके बाद वो उनके साथ अनस्पीकेबल चीजें करा करता था और तो और वो इन सारी चीजों को रिकॉर्ड या फिर फिल्म भी करा करता था। खुद रॉडनी भी डिडी के और ऐसे का शिकार रह चुके हैं एंड जो डिटेल्स उन्होंने सबके सामने लाए दे जस्ट सजेस्ट कि डिडी कितना बड़ा मॉन्स्टर है। डिडी के खिलाफ ऐसे 120 लॉसूट्स हैं जिसमें से 60 मेल्स हैं और 60 फीमेल्स के द्वारा हैं। और तो और द मोस्ट माइंड बेंडिंग थिंग हियर इज कि इन सब केसेस में से 25 केसेस माइनस के द्वारा करे गए हैं, बच्चों के द्वारा 25 बच्चों के द्वारा ये केसेस फाइल करे गए हैं इसमें। नाउ जस्ट इमेजिन कि कितनी ज्यादा मेस्ड अप सिचुएशन है ये एक्चुअली में। तो अगर आप ये वीडियो फ्यूचर में देख रहे हैं तो शायद से इस वीडियो के कुछ नंबर्स आगे पीछे हो गए होंगे, मोस्टली आगे हो गए होंगे, या फिर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन बाहर आ गई होगी जिनसे कनेक्शंस ढंग से मैच नहीं हो रहे होंगे। सो फॉर योर कन्वीनियंस दिस वीडियो इज रिटन ऑन 10th October 2024. Just keep that thing in mind. Now carrying on. Just imagine how messed up this situation is. इन lawsuits में से एक lawsuit काफी इंटरेस्टिंग था जो थे इन्फेमस सिनालो कार्टेल के मेंबर अल्फ्रेडो पी गोंजालेस ने डिडी के अगेंस्ट फाइल करा था। इस लॉसूट में उस कार्टेल मेंबर ने एक्सप्लेन करा था कि कैसे डिडी और उसके एसोसिएट बार बार उन्हें परसुएड करने की कोशिश करा करते थे कि वो उनके लिए अंडर एज बॉयज एंड गर्ल्स की ट्रैफिकिंग करे और वो उन्हें यूएस लेकर आए। आई मीन इवन अ ड्रग कार्टेल रियलाइजेस दिस थिंग कि अंडर एज बच्चों को कंप्लीटली डिडी से दूर रखना चाहिए था एंड कि ये चीज करना गलत है। डिडी अपने इस घिनौने गेम्स में इतना ज्यादा डूब चुका था कि अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था, विच ऑल्सो मेंट कि डिडी के रीच से
बच्चे भी ऑफ लिमिट नहीं थे। नाउ तुम लोगों ने भी अभी तक थोड़ा थोड़ा सुन ही लिया होगा कि पी डिडी ने क्या क्या चीजें करी थी, कैसे वो बहुत ही ज्यादा हेनस पार्टियां करा करता था जिसमें वो लोगों का शोषण करता था उन्हें ड्रग करने के बाद। एंड यस इट इज ट्रू कि कहीं सारे ऐसे एलिगेशंस के पीछे प्रूफ नहीं है, क्योंकि होंगे भी कैसे। डिडी वॉज अ वेरी प्रोटेक्टिव गाय। लेकिन एक ऐसा एलिगेशन है जो कि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है पूरी तरीके से, जो कि एक पॉप स्टार के ऊपर है। एंड इस स्टार का नाम तुम सब ने पक्का सुना होगा। ही इज जस्टिन बीबर। जस्टिन बीबर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में पोस्टेड 14 साल पुरानी वीडियो टाइटल्ड जस्टिन बीबर्स 48 आवर्स विद डिडी वापस आजकल रीसरफेस होना शुरू हो गई है, क्योंकि डिडी के खिलाफ लगे एलिगेशंस के बाद उस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट पूरी तरह से पलट चुका है। एंड अब ये बहुत ही ज्यादा क्रीपी हो गया है, क्योंकि उस वीडियो में जस्टिन सिर्फ 15 साल का था, वाइल डिडी वॉज वेल ओवर 40 years old। जस्टिन के हाव भाव और बात करने के तरीके से लोगों ने ये स्पेकुलेट करने की कोशिश करी है कि जस्टिन वॉज एक्चुअली अनकंफर्टेबल, और तो और जस्टिन डिडी से डरा हुआ भी था। But you never really got my number, so. Right. Okay. My number? Yeah. I'm gonna tell you my number. Yeah. लोगों को लगने लगा है कि मे बी यंग जस्टिन एक डिडी का विक्टिम है, एंड वो भी ग्रूम हो चुका है डिडी से, क्योंकि अगेन दिस वॉज जस्टिन बीबर लिविंग विद डिडी फॉर 48 आवर्स, वो भी बिल्कुल अकेले, बिना किसी और आदमी के इन्फ्लुएंस के। एक दूसरे वीडियो में हम ये तक सुन सकते हैं कि कैसे एक 15 साल का जस्टिन डिडी को कहता है लेट्स गेट सम गर्ल्स, Let's just go get some girls. Let's go hang out some girls. which is such an inappropriate thing to say for just a 15-year-old kid। पर उसने ये चीजें सीखी कहाँ से? As we all know कि छोटे बच्चे एक स्पंज जैसे होते हैं, तो they only learn from their environment, और जिस environment में डिडी जैसा इंसान हो वहाँ से आदमी और क्या सीखेगा। लोगों को जस्टिन को लेकर कंसर्न्स और भी ज़्यादा बढ़ गए जब उन्हें पता चला कि डिडी के ऊपर एलिगेशंस आने के बाद से ही जस्टिन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा था, एंड ही वॉज वेरी मच अफेक्टेड बाय दिस सिचुएशन। बट सवाल ये है कि जस्टिन और डिडी के बीच क्या रिश्ता था जिसके कारण आज इस केस में जस्टिन का नाम इतने प्रोमिनेंटली उभर कर आ रहा है। तुमने फेमस रैपर अशर का नाम तो सुना ही होगा। दरअसल अशर डिडी से अराउंड 1993 में मिले थे, जब वो अराउंड 14 से 15 साल के थे, और बैड बॉय रिकॉर्ड्स के साथ उन्हें साइन कर दिया गया था डिडी के द्वारा। और तो और डिडी ने अशर की लीगल गार्डियनशिप भी ले ली थी, एंड ही वॉज लाइक अ मेंटोर टू हिम। दिस मेंट कि अशर छोटी उम्र से ही डिडी के साथ ही रहा करता था। एक पुराने इंटरव्यू में अशर ने एक्सप्लेन करा था कि कैसे डिडी का घर हमेशा लड़कियों से भरा हुआ होता था, और एक छोटी उम्र से ही उन्होंने काफी ज्यादा वाइल्ड और इनअप्रोप्रिएट चीजें विटनेस करी थी। Biggie Smalls was there, Lil Kim, Craig Mack. All these people are hanging around. Yeah, man. Faith Evans, Jodeci. जब उनसे उस इंटरव्यू में पूछा गया था कि इफ ही वुड एवर लेट हिज किड्स अराउंड डिडी, तो उन्होंने इस चीज के लिए साफ मना कर दिया था, which says a lot about Diddy. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy camp? Hell no. We can't even imagine कि डिडी ने अशर के साथ क्या क्या चीजें करी होंगी, because there were also some reports about Usher having STDs because of Diddy. But Usher जब थोड़ा बड़ा हुआ और बैड बॉय रिकॉर्ड्स के मैनेजमेंट का पार्ट बना, तब उसने कुछ ऐसा करा जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरा था। इन द ईयर 2009 अशर ने 15 साल के जस्टिन बीबर को डिस्कवर करा था, एंड ही यूज्ड टू एक्ट लाइक अ मेंटोर टू हिम। लेकिन जिस वीडियो के बारे में मैंने तुम्हें थोड़ा देर पहले बताया था, उसमें अशर ने ये मेंटोरशिप, गार्डियनशिप 48 आवर्स के लिए डिडी को दे दी थी। अशर ने एक बच्चे जस्टिन को डिडी के साथ छोड़ दिया था। आफ्टर नोइंग एवरीथिंग अबाउट डिडी, ही स्टिल डिड इट, जो कि जस्टिन की लाइफ के लिए उस समय और अभी भी वन ऑफ द वर्स्ट थिंग है। उसके बाद से ही जस्टिन फ्रीक्वेंटली डिडी के साथ वीडियोस में दिखाई दिया करता था, एंड जब भी जस्टिन उसके साथ होता, वो हमेशा थोड़ा सा सहमा
और नर्वस दिखाई देता था, जो कि लोगों ने अब नोटिस करना शुरू कर दिया है। एंड एवरीथिंग सजेस्टेड कि जस्टिन खुद डिडी का विक्टिम रह चुका है। नाउ अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे डिडी बहुत ज़्यादा वाइल्ड पार्टीज करा करता था। एंड जस्टिन के साथ उसके किए गए एलिगेशंस को अगर हम थोड़ा सा साइड में भी रखें तो हमें डिडी के इस लाइफस्टाइल के बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ये चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि इनका एक पर्टिकुलर नाम भी है, जो कि है डिडी पार्टीज। डिडी ये पार्टीज एज फार बैक एज 1990 से ऑर्गेनाइज करता आ रहा है। एंड एट दैट टाइम वो इन्हें वाइट पार्टीज के नाम से कहकर भी रेफर करा करता था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि इन पार्टीज में आने के लिए इट वॉज मैंडेटरी कि सब लोग वाइट आउटफिट पहन कर आए। ऑन सरफेस ये पार्टीज काफ़ी ज़्यादा पीजी और हार्मलेस दिखाई देती थी, क्योंकि इन पार्टीज में काफ़ी सारे बच्चे भी हिस्सा लिया करते थे। लेकिन डिडी और उसके साथ मिले लोगों के लिए असली पार्टी इसके बाद शुरू हुआ करती थी। यू सी, पार्टी के ख़त्म होने के बाद जब सारे लोग चले जाते थे, तब डिडी की एक्चुअल डिडी पार्टी शुरू हुआ करती थी, जिसमें सिर्फ इनवाइटेड लोग ही अलाउड थे। डिडी इन पार्टीज में सिर्फ ट्रस्टेड लोगों को ही इनवाइट करा करता था। एंड ये पार्टीज वेंट वे बियॉन्ड एनी नॉर्मल एडल्ट पार्टीज। नाउ इफ यू गाइस डोंट नो कि किसी भी रेगुलर अडल्ट पार्टी में लड़कियों का होना लोगों के बीच में इट इज़ अ वेरी कॉमन चीज़। तब तक ये सब कुछ ठीक रहता है जब तक सब लोगों की कंसेंट इसमें हो। लेकिन डिडी की पार्टीज़ में कंसेंट या फिर डिडी की लाइफ में कंसेंट नाम की चीज़, ये शब्द उसकी ज़िंदगी में थे ही नहीं। और शायद से इसीलिए डिडी सिर्फ गिने चुने लोगों को इन्वाइट करता था, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग कभी भी इन पार्टीज़ के बारे में ना कहीं बताएंगे और ना कभी डिडी के बारे में ये लोग अपना मुंह खोलेंगे। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, इन पार्टीज़ में डिडी और उसके एसोसिएट्स अनसस्पेक्टिंग लोगों के ड्रिंक्स को ड्रग करा करते थे, जिसके बाद वो अपने होश खो देते थे और डिडी के इशारों पर बिना सवाल किए नाचा करते थे। और तो और डिडी लोगों को सेक्सुअल एक्ट्स में इंगेज करने के लिए भी परसुएट करा करता था और ब्लैकमेल भी किया करता था, क्योंकि वो हमेशा इन सारे सेक्सुअल एक्ट्स को फिल्म करा करता था। दरअसल उसके घरों में कई रूम्स होते थे जो सिर्फ इस चीज़ के लिए डेडिकेटेड हुआ करते थे। जस्ट थिंक अबाउट दैट थिंग, हाउ डिस्गस्टिंग दैट इज। एंड उन रूम्स में कई कैमरास और लाइटिंग इक्विपमेंट्स लगे होते थे टू मेक श्योर कि हर एक एंगल से फिल्म ढंग से हो। उन पार्टीज में कई सारे मेल वर्कर्स को डिडी बुलाया करता था, जिनके साथ वो कई विक्टिम्स को फोर्सफुली एक्ट्स करने के लिए मजबूर करा करता था। ये सब कुछ सिर्फ कुछ घंटे या एक रात की चीज़ नहीं थी, बल्कि वो लोगों को देकर कई दिनों तक ये सब कुछ करवाता था। उन विक्टिम्स की हालत इतनी बुरी हो जाती थी कि एट द एंड ऑफ इट उन्हें IV फ्लूइड्स के सहारे से नॉर्मल किया जाता था। इन पार्टीज में डिडी ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन, ब्लैकमेल और न जाने क्या क्या करता था लोगों के साथ। अकॉर्डिंग टू ऑल द लॉसूट्स, इन पार्टीज में जिन के साथ शोषण हुआ था वो लोगों की एज 38 से लेकर 9 साल तक थी। 9 साल, 9 ईयर, दैट नंबर इज जस्ट बैफलिंग टू मी। 9 साल में आदमी को पता भी नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात ये थी कि अपेरेंटली डिडी इन सब चीज़ों में अकेला जिम्मेदार नहीं था। लाइक आई सेड, इन पार्टीज में काफ़ी हाई प्रोफाइल एंड सेलिब्रिटीज़ आया करते थे जिन्हें डिडी खुद इनवाइट किया करता था। तो ऑब्वियसली डिडी की इंसैनिटी को विटनेस और एंजॉय करने के लिए उसके साथ साथ हॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्रीज के काफ़ी बड़े पर्सनालिटीज़ भी हुआ करते थे। 1998 में जब डिडी ने अपनी पहली वाइट पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी तो उसमें अलेजिडली लियोनार्डो डिकैप्रियो को इनवाइट करा गया था। सो नेचुरली अब डिडी के खिलाफ इतने एलिगेशंस लगने के बाद लोग क्वेश्चन करने लगे कि कहीं लियो भी इन पार्टीज का हिस्सा तो नहीं थे। बट उनकी टीम ने ये स्टेटमेंट रिलीज करी कि लियो कई सालों से डिडी के कांटेक्ट में ही नहीं है। बेसिकली जो भी लोग डिडी से क्लोज थे या उसके फ्रेंड थे वो ऑटोमेटिकली सस्पेक्ट लिस्ट में आ चुके हैं और ऐड हो चुके हैं। पूरी की पूरी कार्दाशियन फैमिली इंक्लूडिंग ट्रेविस स्कॉट एंड कान्ये वेस्ट, इन लोगों के बारे में भी अब नॉर्मल जनता स्पेकुलेट कर रही है कि उनकी इन पार्टीज में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। एंड प्रॉब्ली द बिगेस्ट नेम इन दिस लिस्ट आर Jay-Z एंड Beyoncé।
जो कि डीडी के लॉन्ग टाइम फ्रेंड्स रह चुके हैं और इन पार्टीज में इन्वॉल्व रह चुके हैं। बट अ लॉट ऑफ इट इज जस्ट हियरसे, इसीलिए हम कॉन्क्रीटली किसी के ऊपर भी एलिगेशंस नहीं लगा सकते हैं। वी कैन ओनली स्पेकुलेट। डीडी के खिलाफ लगे प्लेथरा ऑफ एलिगेशंस को देखते हुए खुद अथॉरिटीज को इस मैटर में स्टेप इन करना पड़ा था। और इन मार्च 2024 डीडी के कुछ घरों को पुलिस के द्वारा रेड करा गया था। ऑन 25 मार्च 2024 HSI यानी होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस ने डीडी के लॉस एंजलिस और मायामी वाले घरों पर रेड मारी थी और उन्हें उसके घर से काफी डिस्टर्बिंग और सस्पिशियस चीजें भी मिली थी। उन्हें उसके घरों से काफी सारे फोन्स मिले जो कि डीडी के नाम पर थे एंड नारकोटिक्स मिले, फायर आर्म्स मिले और सबसे वियर्ड चीजें जो उन्हें वहां मिली वो थे 1000 बॉटल्स ऑफ बेबी ऑयल एंड अराउंड 784 toys. All of these items basically confirmed the freak of parties allegations जो डीडी के अगेंस्ट लोगों ने फाइल करे थे। Also, पुलिस ने 25-year-old ब्रेंडन पॉल को भी अरेस्ट करा था जो कि allegedly डीडी के लिए प्रोक्योर किया करता था। इतना सब कुछ होने के बाद भी डीडी कोर्ट में नॉट गिल्टी प्लीड करा था एंड सारे एलिगेशंस को डिनाई कर रहा था। जब उनसे इतने ज्यादा बॉटल्स ऑफ बेबी ऑयल के बारे में पूछा गया तो डीडी के लॉयर ने जवाब दिया कि उसके घर में इतने सारे बॉटल्स होने का रीजन ये था कि डीडी को कॉस्को की तरफ से एक काफी अच्छा डिस्काउंट मिला था। बाय द वे ये एक ऑयल कंपनी है एंड दैट्स व्हाई उसने इतने सारे बॉटल्स खरीदे थे। नाउ और किसी चीज़ों के बारे में तुम कमेंट करो या ना करो, इस चीज़ के बारे में प्लीज़ कमेंट कर देना नीचे क्योंकि आई रियली वांट टू नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस थिंग। एंड जल्द ही ये फॉल्स भी प्रूव हो गए थे क्योंकि खुद कॉस्को ने सामने से आकर कहा कि उनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। डीडी की ये गेम्स ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाले थे। एंड फाइनली ऑन 16 September 2024 54-year-old Diddy was arrested and jailed on charges of trafficking, racketeering and transportation of prostitution. डीडी को अमेरिका के वन ऑफ द मोस्ट इन्फेमस प्रिजन्स ब्रुकलिन डिटेंशन सेंटर में रखा गया है जहां जेफरी एप्स्टीन को भी रखा गया था एप्स्टीन आइलैंड वाले स्कैंडल में। लेकिन अथॉरिटीज का शक है कि इस केस में और भी बड़े लोगों का नाम बाहर आ सकता है एंड इट इज वेरी वेल पॉसिबल कि वैसा होने से पहले डीडी को जेल में मरवा देने की कोशिश भी की जाए जस्ट लाइक एप्स्टीन को मरवा दिया गया था। बट ऑल वी कैन डू इज जस्ट वेट एंड वॉच। डीडी ने 2 बार बेल के लिए अपील भी दी थी लेकिन कोर्ट ने दोनों बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। ऑल्सो डीडी रिफ्यूजेस टू ईट एनीथिंग इन जेल क्योंकि ही इज पैरानॉइड कि कोई उसे पॉइजन करके मार दे सकता है। इट ओनली सजेस्ट कि पूरे मेस के पीछे डीडी से भी बड़े लोग का हाथ है एंड खुद को बचाने के लिए डीडी को ट्रायल से पहले मरवा भी दिया जा सकता है। जो लोग इन सब चीज़ों के पीछे हैं दे आर डेफिनेटली माइंड ब्लोइंग नेम्स क्योंकि डीडी से भी ज़्यादा बड़े लोगों की लिस्ट काफ़ी ज़्यादा छोटी है। ऑल्सो इफ दोज पीपल आर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें हिंदी समझना आती हो। डीडी के अरेस्ट के तुरंत बाद कई बड़े बड़े म्यूजिक ग्रुप्स एंड लेबल्स लाइक यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप, वार्नर म्यूजिक कंपनी एटसेट्रा के CEOs ने तुरंत एक के बाद एक करके रिजाइन दे दिया विच ऑल्सो मेक्स अ केस फॉर सम हायर पावर टू बी इन्वॉल्व इन दिस केस। इस केस की नेक्स्ट हियरिंग अभी फिलहाल 5 मई 2025 के लिए शेड्यूल्ड है एंड आई होप कि इस केस में कोई गड़बड़ ना हो और सारे कल्प्रिट्स को जल्द से जल्द पकड़ा जाए सबसे पहली बात, और कड़ी से कड़ी सजा मिले। बट विद दैट अभी के लिए पी डीडी वाला केस यहीं पे समाप्त होता है एंड द रीजन I did not upload this video on SRP is मैं नहीं चाहता कि मेरा SRP वाला चैनल उड़ जाए। That is the only thing. This case तुम लोग को पता नहीं है ये चीज़, लेकिन a lot of companies that we are talking about in this, they are actually involved in a lot of things. इतना ही बोलूँगा मैं अभी के लिए। I don't want SRP my channel to just vanish into thin air. SRP स्टोरीज भी नहीं चाहता हूँ मैं। मैंने इस चैनल पे भी बहुत ज़्यादा काम करा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। मैंने ही नहीं, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं इसमें। मैं हूँ, डेब है, जेरी एफ है बाय द वे, एंड आई ऑल्सो हैव निर्भय। सो हम बहुत सारे लोग हैं, कशिश हैं, हम लोग बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं इस चैनल पे। आई डोंट वांट दिस चैनल टू ऑल्सो जस्ट वैनिश, बट SRP आई स्पेशली डोंट वांट टू जस्ट वैनिश इन थिन एयर। और ऐसा हो जाएगा वो कि चैनल उड़ जाएगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा कि क्यों हुआ। सो जस्ट टू बी सेफ,
and just to give you like proper चीज़ें, I convinced myself to upload this video on this channel. इससे ज़्यादा मुझसे पूछना भी बात, क्योंकि मैं बताऊंगा भी नहीं तुम लोग को, and let's just ख़त्म कर देते हैं इस चीज़ को यहीं पे कि मैंने SRP पे क्यों नहीं अपलोड करा, SRP स्टोरीज पे क्यों अपलोड करा ये चीज़. बट या अगर तुम लोग को मेरी किसी भी तरीके से मदद करनी है तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो. दैट इज़ जस्ट अ यूट्यूब कॉमन चीज़. बट सेकंड थिंग इज दैट प्लीज़ गो लिसन माई सॉन्ग हाई, क्योंकि मैंने उस पर सच में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है. जस्ट लाइक एवरीथिंग आई वर्क ऑन, इट इज़ अवेलेबल ऑन एवरी सिंगल प्लेटफॉर्म राइट नाउ अगेन. बट आई थिंक तुम लोग को स्पॉटिफाई में सुनना पसंद होगा, तो गो लिसन टू इट ऑन स्पॉटिफाई, लाइक दिस वीडियो, लाइक माई सॉन्ग, शेयर माई सॉन्ग, एंड दैट इज़ इट for this week. I hope that you guys are happy. I hope that you guys are healthy. Please keep your loved ones really close to you guys. Please don't get involved in any of these ruckus. Okay? And yeah, with that, I will see you next week. Bye bye.